बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का कैसे कम हो जाता है जब हम उसके अंदर सोल्यूट ऐड करके उसका सोल्यूशन बना देते हैं। तो जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड करते हैं, उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, वो 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो रहा था, तो उसमें कोई चीनी घोल दें या कोई यूरिया वगैरह ऐड कर दें तो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 की बजाय माइनस में चला जाएगा, माइनस पे जाके वो फ्रीज़ होगा। ये क्यों है? इसकी भी वजह जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती थी वही है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसी से रिलेट करेंगे रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है जब कोई सॉल्वेंट से उसका सोल्यूशन बनाते हैं, और वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है उसके दरमियान रिलेशन को हम सेट करेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो चेंज होता जाता है। हमने पीछे भी देखा था टेम्परेचर के साथ साथ, हमने यहाँ कर्व में शो किया हुआ है ABC में। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करने के साथ साथ चेंज हो रहा है और फिर एकदम एक नया शुरू हो जाता है, और B से ABC तक हम जा रहे हैं, AB और इधर तक जा रहे हैं, ये पूरा कर्व है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड चेंजेस विद टेम्परेचर एज शॉन बाय द कर्व ABC कर्व से हमने शो किया हुआ है कि टेम्परेचर को चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। देर इज़ अ शार्प ब्रेक, इधर एक शार्प ब्रेक आती है पॉइंट B पे। देर इज़ अ शार्प ब्रेक एट पॉइंट B वेयर इनफैक्ट जहाँ ऐसा हुआ है कि नया फेज़ स्टार्ट हो गया। ब्रेक तब आती है जब फेज़ चेंज हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ तक लिक्विड था और उसका वेपर प्रेशर था, पॉइंट B पे वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया यानी फ्रीज़ हो गया है, तो ये सॉलिड के वेपर्स का प्रेशर है। तो ये अलहदा किसी फेज़ का वेपर प्रेशर है उसी सॉल्वेंट के, और ये वाला अलहदा है, ये सेपरेट है। इसका मतलब है यहाँ फेज़ चेंज हुआ है, तो जहाँ फेज़ चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं ये उसकी लिक्विड से सॉलिड फेज़ में जा रहा है, तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये पॉइंट B पे जो है TF से इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि उस सॉल्वेंट का ये फ्रीजिंग पॉइंट है। देर इज़ अ शार्प ब्रेक एट पॉइंट B वेयर इनफैक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व स्टार्ट हो चुका है। दस द पॉइंट B रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसे TF से शो कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर कर्व, अगर हम एक सोल्यूशन बनाएं इसी सॉल्वेंट का, उसमें एक सोल्यूट ऐड करके, सोल्यूशन 1 उसको कहें, तो उसके अंदर ऐसा सोल्यूट ऐड किया जो नॉन वोलाटाइल है उसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका कर्व हमें ये मिल रहा है, ये और ये मिल रहा है। ये कर्व कहाँ जाकर, ये ऊपर वाले कर्व से पॉइंट F पर जाकर जो है इसने उसके साथ यानी टच किया है। इसका मतलब है यहाँ से ये इसका लिक्विड फेज़ शुरू हुआ था सॉल्वेंट का, सोल्यूशन 1 का, और यहाँ से उसका शुरू हो रहा है सॉलिड फेज़, यानी यहाँ पर आके वो फ्रीज़ हुआ है पॉइंट F पर सोल्यूशन 1। तो ये इसका T1 जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो पहले फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। वो इस पॉइंट पे फ्रीज़ हुआ था प्योर सॉल्वेंट, और ये सोल्यूशन 1 इस पॉइंट पे फ्रीज़ हुआ है, T1 पे फ्रीज़ हुआ है। द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ अ सोल्यूशन 1 जो है ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन द सेम सॉल्वेंट इज़ आल्सो शोन। इट इज़ सिमिलर टू द वेपर प्रेशर ऑफ कर्व ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, सेम उसी जैसा है, लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व से, जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट वाला कर्व है उसे पॉइंट F पे जाके मीट कर रहा है, यानी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट F पे होगी, और फिर इसके जो सॉलिड होगा उसके वेपर्स का ये प्रेशर होगा। इसका मतलब है F पे ये फ्रीज़ होगा, इंडिकेटिंग द T1 द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1। द डिफरेंस, अब ये जो था ये प्योर सॉल्वेंट का था फ्रीजिंग पॉइंट, और ये सोल्यूशन 1 का है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन 1 इज़ रेफर टू एज द डिप्रेशन, जो कमी हुई है फ्रीजिंग पॉइंट में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा T, या डेल्टा TF भी लिख सकते हैं। सो डेल्टा T इज़ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन।
व्हेन मोर ऑफ द सोल्यूट, हम अगर इस सोल्यूशन के अंदर और सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सोल्यूशन 1 से सोल्यूशन 2 बन जाएगा, तो हमें एक ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन 2 का, वो वेपर प्रेशर ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, और ये पॉइंट सी पर आकर जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला फ्रीजिंग वाला कर्व है उसको जाके ये मीट करेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2 मीट्स द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व एट सी। फ्रीजिंग पॉइंट पे कहाँ मीट करेगा? पॉइंट सी पे। इसका मतलब है ये और कम टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा, T2 पे जाके ये फ्रीज़ होगा। तो ये जब तक इस कर्व से मीट नहीं करता तब तक वो उसकी फ्रीजिंग शुरू नहीं होती। तो सोल्यूशन 2 जो है वो सी पर जाकर फ्रीज़ कर रहा है पॉइंट सी पर, इंडिकेटिंग लीनियर लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट T2। तो फ्रीजिंग पॉइंट T2 जो है वो और कम हो गया है सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड करने से और सोल्यूट ऐड करने से। तो दो सोल्यूशन है हमारे पास अगर दोनों डाइल्यूट हैं तो FD एंड CE तकरीबन पैरेलल होंगे। ये जो FD है, FD और CE बोथ आर अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल, और दोनों स्ट्रेट लाइन से ही कंसिडर होंगे, कर्व नहीं होंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन कंसिडर होंगे। एंड BC इज़ आल्सो ए स्ट्रेट लाइन। ये जो BC है, BC ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ट्रायंगल बन गई हैं, दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, और एक बड़ी ट्रायंगल है BCE और दूसरी है BFD। दो ट्रायंगल्स बनी हैं, BDF और BEC बनी हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो हम इधर वो अप्लाई करेंगे इन, जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो हम कहेंगे DF जो है, DF वो किसके इक्वल होगा? EC के। DF ओवर EC इज़ इक्वल टू BD ओवर BE। ये जो DF है ये है TF माइनस T1 के इक्वल, और जो DC है DC वो किसके इक्वल है? वो है TF माइनस T2 के, EC जो है TF माइनस T2 के इक्वल है। और जो BD है, BD वो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का और सोल्यूशन 1 का P माइनस P1 के इक्वल है। और BE किसके इक्वल है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2, P2। P1 एंड P2 आर द वेपर प्रेशर्स ऑफ सोल्यूशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा किसी भी सोल्यूशन का, जब उसको सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनाते हैं। ये डेफिनेशन MCQ बनेगा कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the vapor pressure of proportional to vapor pressure. So delta T is directly proportional to vapor pressure P, difference of vapor pressure P minus PS, जो vapor pressure में decrease lowering of vapor pressure है वो depression of freezing point के directly proportional है। अब हमने फाइंड करना है जो हमारी मेन एप्लीकेशन है कि हम इसकी मदद से जो सोल्यूट ऐड किया है सोल्यूशन बनाने में उसका मोलर मास फाइंड करना है। यही एप्लीकेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर अगर चेंज नहीं कर रहे। तो इक्वेशन नंबर जो ऊपर 1 है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू P माइनस PS ओवर P कर लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, तो इसे डिवाइड कर दिया कांस्टेंट को। बट फ्रॉम रॉल्स लॉ, अगर रॉल्स लॉ को हम देखें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, तो हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P माइनस PS ओवर P। ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, ये सोल्यूशन का है, तो डिक्रीज़ है, लोअरिंग है। और ओरिजिनल से यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट के मोल्स हैं मैस इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट का क्या है? मैस इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर हम 3 कर लेंगे इसको ना। इक्वेशन नंबर 3 हमें पता है कैपिटल M जो है इसके अंदर तो ये ऊपर चला जाएगा, स्मॉल w से कैपिटल M हो जाएगा और कैपिटल W से स्मॉल m हो जाएगा, क्योंकि ये डबल डिनोमिनेटर में है, इस तरह आ जाएगा। सिंस कैपिटल M जो मोलर मास है सॉल्वेंट का वो तो कांस्टेंट है, तो उसे इस से ख़त्म कर देंगे। P माइनस PS ओवर P इज़ इक्वल टू W, स्मॉल w यानी मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर पीछे इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से हमें पता चल रहा है कि P माइनस पी एस ओवर P इधर भी है, P माइनस पी एस ओवर P इधर भी है। सो डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं, डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w ओवर स्मॉल m, स्मॉल w ओवर स्मॉल m सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर कैपिटल W लहदा कर लेंगे। तो ये क्या चीज़ है, ये दोनों को हमने रिलेट किया है यानी जब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को, ये डब्ल्यू एम कॉन्स्टेंट है, इसको इक्वालिटी के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। डब्ल्यू एम और कांस्टेंट है और इक्वेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। सो डेल्टा टी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, यहाँ पर जब रिलेशन देखा है 2 और 4 को कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 2 और 4 को, तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होकर ये कैंसिल ख़त्म कर दें, यहाँ जिसकी लिखी हुई है इज़ इक्वल टू के एफ़। ये के एफ़ जो है ये कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं इक्वालिटी लेके आते हैं तो राइट साइड पे कांस्टेंट आ जाता है। के एफ़ इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको अब फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे। इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी एमसीक्यू बनेगा, इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। एक मोल मोलल मीन एक मोल सोल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जब डिज़ोल्व करते हैं तो जितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में होता है उसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इफ़ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 1 मोल एंड कैपिटल डब्ल्यू इज़ 1, के एफ़ इज़ इक्वल टू डेल्टा टी, के ये सारा 1 हो जाएगा, के एफ़ इज़ इक्वल टू डेल्टा टी, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के एफ़ के इक्वल हो जाएगा। डेफिनेशन बन जाएगी, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज़ डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है जब 1 मोल सोल्यूट को लेकर उसको 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में ऐड किया है। तो डेल्टा टी इज़ इक्वल टू के एफ़ डब्ल्यू ओवर, तो हमें ये डब्ल्यू मैथ जो है ग्राम में है, इसे किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम डब्ल्यू ओवर 1000 किलोग्राम में कर देंगे। सो डेल्टा टी इज़ इक्वल टू के एफ़ इंटू स्मॉल डब्ल्यू, इन 1000 ऊपर आ जाएगा, डबल डिनोमिनेटर में 1000 ओवर कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। सो हमने मोलर मैस फाइंड करना है सोल्यूट का, मोलर मैस को हम एक साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा टी डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यही एप्लीकेशन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। हम किसी भी सोल्यूट का जो नॉन वोलेटाइल है जिसे सोल्यूशन में बनाने के लिए ऐड किया सॉल्वेंट में, उसका मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। तो हम के एफ़ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, के एफ़ वैल्यू को फाइंड करना है तो इसे इधर ले जाएंगे और एम जो है डिवाइड, इसे इधर रहने देंगे, ये सारी वैल्यूज़ उधर जाकर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 100 और डब्ल्यू डिवाइड हो जाएंगे। ये 100 कैसे आया, के एफ़ की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादातर 0.1 kg के हिसाब से होती है केल्विन में, तो इसलिए 1000 को हम 100 में कर देंगे, तो इधर से के एफ़ की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है इसे फाइंड कैसे करना है, मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उसके लिए ऑपरेटर्स यहाँ दिखाया हुआ है। इस ऑपरेटर्स का नाम है बैकमैन्स ऑपरेटर्स, इस मेथड को बैकमैन्स मेथड कहते हैं। इस मेथड में देखें एक बीकर लिया हुआ है या कोई और यानी फ्लास्क से ली हुई है, इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला हुआ है यानी बर्फ़ और नमक को मिक्स करके डाला है। ये पूरा ऑपरेटर्स है, एक आउटर ट्यूब है और एक इनर ट्यूब है, इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान एयर है तो जो कांस्टेंट कूलिंग इसको इनर वाली ट्यूब को देती है। इनर वाली ट्यूब के साइड पे आर्म है जहाँ से सॉल्वेंट या सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। इसमें थर्मोमीटर है और स्टरर इंसर्ट हुआ है, इसमें सॉल्वेंट भरते हैं अंदर वाली ट्यूब में और उस स्टरर से हिलाते हैं और टेम्परेचर नोट करते हैं इस थर्मोमीटर से। तो जब ये वाली एयर जो है इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान वो ठंडी होगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड ठंडा होगा। तो कांस्टेंट कूलिंग देने के लिए, एकदम कूलिंग से रोकने के लिए, स्लो कूलिंग देने के लिए ये सारी अरेंजमेंट की हुई है। तो इसको देखें ऑपरेटर्स को, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रीजिंग ट्यूब विद अ साइड आर्म, ये अंदर वाली फ्यूजिंग ट्यूब है छोटी जो है और इसका साइड आर्म है ताकि उसमें सॉल्वेंट ऐड कर सके। वाइल द सोल्यूट कैन बी इंट्रोड्यूस थ्रू द साइड आर्म से हम एन आउटर ट्यूब, एक बाहरी ट्यूब है, ये वाली बाहरी ट्यूब है, एन आउटर ट्यूब लार्ज इनटू विच इज़ फिक्स्ड फ्रीजिंग ट्यूब, जिसमें फ्रीजिंग ट्यूब को हमने फिक्स किया हुआ है बाहर वाली ट्यूब में। दोनों स्पेस के दरमियान एयर जैकेट है जो जिसे आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्म रेट कूलिंग का होता है, एयर इसलिए दोनों के ट्यूब के दरमियान है, डायरेक्ट नहीं है।
एक लार्ज जार लेते हैं जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर डाला हुआ है, आइस और सॉल्ट। अब प्रोसीजर क्या है, 15 से 20 ग्राम सॉल्वेंट लेकर उसे फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब में भर दें। ये अंदर वाली जो फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब है इसमें 15 से 20 ग्राम सॉल्वेंट भर दें, 15 to 20 ग्राम। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर को अच्छी तरह इसमें इंसर्ट कर देना है सॉल्वेंट के अंदर, जो सॉल्वेंट भरा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, इसको बाहर वाली ट्यूब में लगाने से पहले, आउटर ट्यूब में फिट करने से पहले इसको डायरेक्ट आप फ्रीजिंग मिक्सचर में अंदर वाली ट्यूब को रखें ताकि अप्रॉक्सीमेटली रफली सा उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर सकें। फर्स्ट डिटरमाइन द रफ फ्रीजिंग पॉइंट या अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। कैसे, डायरेक्ट ट्यूब जो अंदर वाली है उसको फ्रीजिंग पॉइंट उसका निकालने के लिए ट्यूब को हम कूलिंग बाथ जो है उस पर डायरेक्ट रख दें। यानी ये जो बाहर वाली ट्यूब है इसमें नहीं, अंदर वाली जो ट्यूब है वो इधर से निकाल लें और उसको इस बर्फ़ के ऊपर डायरेक्ट रख दें। ये बाहर वाली ट्यूब अभी फ़िट करनी नहीं है, अंदर वाली ट्यूब जिसमें सॉल्वेंट रखा हुआ है उसको डायरेक्ट इस बर्फ़ के ऊपर रख दें ताकि अप्रॉक्सीमेट हमें फ्रीजिंग पॉइंट मिल सके। व्हेन दिस हैज़ डन, तो उस सॉल्वेंट को मेल्ट करें दोबारा से और उस फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब को दोबारा फ्रीजिंग बाथ पे डायरेक्ट रखें ताकि टेम्परेचर उसका दोबारा कम हो जाए। व्हेन इट हैज़ कम डाउन टू विद इन अबाउट अ डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेट, जो पीछे फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया था अप्रोक्सीमेट, उससे 1 डिग्री जब कम होता है, यानी रख देते हैं ऊपर, तो 1 डिग्री फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डिग्री आया था तो अब दोबारा रखें, उसे मेल्ट करके दोबारा रखें ताकि 2 डिग्री आ जाए जो पहले डिटरमिन किया ऊपर में। पहले एक दफ़ा फ्रीजिंग पॉइंट रफली नोट किया है, उसको ट्यूब को डायरेक्ट उसके ऊपर रख के बर्फ़ पे दोबारा उसको मेल्ट किया है और दोबारा उसको बर्फ़ पे ही डायरेक्ट रख दें। लेकिन टेम्परेचर क्या करना है, टेम्परेचर अब जो फ्रीजिंग पॉइंट हमने पहले देखा है कि जिस पे वो फ्रीज़ होना शुरू हुआ था वो उससे और 1 डिग्री तकरीबन कम कर दें टेम्परेचर। उस ट्यूब को अच्छी तरह ड्राई कर लें, टेम्परेचर उसका कम किया, फ्रीजिंग पॉइंट जो हमने अंदाज़न दिखा था उससे भी कम कर दिया 1 डिग्री। और इसको क्या करना है, एयर जैकेट में रख दें। ये जो एयर जैकेट है इसके अंदर रख दें, इस एयर जैकेट के अंदर फ्रीज़ करके। कितना फ्रीज़ करना है, जितना पहले सबसे पहले स्टेप में उसका फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट हम बर्फ़ पे रख के इसको देखा था कैसे फ्रीजिंग पॉइंट आता है कि जैसे ही वो क्रिस्टल बनने शुरू होते हैं तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अब दोबारा उसको फ्रीजिंग पॉइंट अच्छी तरह उसको फ्रीज़ करके जो फ्रीजिंग पॉइंट आया उसे 1 डिग्री कम करके इस एयर जैकेट में लाकर फिट कर दें उसको फ्रीज़ करके। लेट द टेम्परेचर फॉल स्लोली, टेम्परेचर आहिस्ता से कम होगा और जब इट हैज़ कम डाउन, जब आ जाता है 0.5 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो हमने अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट नोट निकाला था 1 से आहिस्ता सा बढ़ के 0.5 पे आ गया, तो उसे विगरसली स्टर करें, पूरे के पूरे जो है वो बर्फ़ बनी हुई है उसे स्टर करें। दिस विल कॉज द सॉलिड एक दूसरे से लैदा हो जाएगा और टेम्परेचर जो होता है जल्दी राइज हो जाएगा, लेटेंट हीट फ्री सेट फ्री। नोट द हायर टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ है वो टेम्परेचर नोट, जब सारा मेल्ट हो जाता है वो नोट कर लें और इस प्रोसेस को रिपीट करें टू गेट ताकि कंकॉर्डेंट वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट की आ जाए। अब क्या करेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट हैविंग बीन एक्यूरेटली डिटरमिन्ड, तो डिटरमिन हमने कैसे किया था, अंदर वाली ट्यूब लेकर अंदर वाली उसमें सॉल्वेंट ऐड किया था 15 से 20 ग्राम और उसको इस एयर जैकेट में रखने के बजाय डायरेक्ट बर्फ़ में रख दिया था। जैसे ही वो बर्फ़ बननी शुरू हो जाएगी वो अंदर इसके लिक्विड, तो वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे, उसे लैदा करेंगे तो टेम्परेचर नोट करके दोबारा उसको बर्फ़ के ऊपर रख देंगे और टेम्परेचर जो पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया उसे कम कर देंगे। टेम्परेचर कम करने के बाद क्या करेंगे, इसको यानी जम जाएगा अच्छी तरह और उसको एयर जैकेट में साफ़ करके अच्छी तरह इसको एयर जैकेट में ला के रख देंगे और स्टरिंग करेंगे ताकि जिस टेम्परेचर पे वो पिघलनी शुरू हो जाए वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे। यानी 1 डिग्री कम किया था फ्रीजिंग पॉइंट से, तो जैसे 0.5 डिग्री कम रह जाता है तो उसको स्टार्ट करना शुरू कर दें ताकि उसका एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट नोट हो जाए। तो एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट नोट करने के बाद क्या करेंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो हमने डिटरमिन किया एक्यूरेटली, द सॉल्वेंट इज़, उसे मेल्ट करेंगे ट्यूब को रिमूव करके बाथ से और उसके अंदर 0.1 से 0.2 ग्राम सोल्यूट को ऐड कर देंगे उस ट्यूब अंदर वाली के अंदर, साइड आर्म के ज़रिए, साइड ट्यूब के ज़रिए ना उसमें ऐड कर देंगे यहाँ से। नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ डिटरमिन्ड, अब इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उसी तरीके से डिटरमिन करें जिस तरह आपने प्योर सॉल्वेंट का निकाला था। पहले डायरेक्ट कर लें, फिर उसको और ज़्यादा कूल करके डायरेक्ट ही उसको एयर जैकेट में रख के जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा वो नोट कर लें। अब फर्दर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट में देन बी एडिड, दूसरा सोल्यूशन बनाने के लिए उसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड कर दें और एक और रीडिंग नोट कर लें।
तो हम क्या करेंगे, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट जब हमारे पास आ जाएगा, मालिकुलर वेट हम सॉल्यूट का फाइंड कर सकते हैं ये वाले फार्मूले को अप्लाई करके जो हमने डिराइव किया है पीछे। इस मेथड से बहुत एक्यूरेट वैल्यू आती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। पहली प्रिकॉशंस क्या हैं, जो आपने लिक्विड काफ़ी ठंडा किया है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट जो आपने रफली नोट किया था उससे क्या किया है, तो शुड नॉट एक्सीड, वो 0.5 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उसका 0.5 डिग्री से उससे 0.5 डिग्री नीचे जाना चाहिए। द स्टरिंग यूनिफॉर्म करनी चाहिए, ताकि यानी यूनिफॉर्म यानी रोक देनी है, हर सेकंड में एक मूवमेंट होनी चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द वन मूवमेंट पर सेकेंड। द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग बाथ शुड बी, वो जो कूलिंग बाथ नीचे रखा हुआ है जिसमें बर्फ़ और नमक है, उसका टेम्परेचर जिस लिक्विड का आप फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए, 4 से 5 डिग्री उसका कम होगा, फिर ये फ्रीज़ होगा ये वाला लिक्विड। इसका टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए, नीचे वाले का टेम्परेचर इसके फ्रीजिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।